वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं रीट 2015 लेवल सेकंड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है कि गणित की प्रकृति है। तो यहाँ पर गणित जो है वो तार्किक है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। गणित में प्रत्येक स्टेटमेंट के पीछे कोई ना कोई तर्क अवश्य होता है। तो गणित एक तार्किक विषय है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही होगा। सेकंड है अभ्यास शिक्षण निम्न में सहयोग करता है। पहला है अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने, बिल्कुल सही बात है। अभ्यास करने से अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि होती है, समस्या को हल करने की समझ भी बढ़ती है, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता भी बढ़ती है और किसी समस्या के शीघ्र कार्य करने में भी सहायता मिलती है अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं तो। इसका मतलब इसमें चार ऑप्शन सही हैं। चार ऑप्शन सही हैं, इसलिए एग्जाम में ऐसा जो क्वेश्चन होता है जिसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हो तो फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को क्या एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्रियात्मक गणित का महत्व है प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं को स्पष्ट एवं स्थायी होना। तो उपयुक्त तो सभी बिल्कुल सारे महत्व हैं। नंबर 4 है गणित की भाषा का अंग है, संकेत भी है, संख्या और संख्या चर भी है, सूत्र भी है। तो ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? विज्ञान। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है प्रोजेक्ट प्रदर्शन विश्लेषण, तो इसमें आएगा विश्लेषण विधि। नेक्स्ट, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनस्यालक। तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, परामर्श और निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है, दार्शनिक, मित्र, परामर्शक, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है सब व्याख्यान, प्रदर्शन, आगमन, निगमन। तो इसमें सबसे उपयुक्त विधि है आगमन निगमन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, √3 की पावर 5 × 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर n × 3√3 हो तो n का मान क्या होगा? तो यहाँ से देखो, ये इक्वेशन आपको दिया गया है और इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको n का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखिए √3 की पावर 5 और इंटू 9 स्क्वायर इक्वल टू, अब ये देखो यहाँ से 3 की पावर n इंटू ये 3√3 है। तो यहाँ पर ये जो 3 है इसको अपन √3 × √3 लिख सकते हैं। 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर √3 ही आता है, और इंटू √3। देखो 3 को तो ये लिखा √3 × √3 और फिर ये √3 और बच रहा है तो इसको भी लिख दीजिएगा। तो ये आपने लिखा √3। अब ये √3 की घात 5 और इंटू ये जो 9 है इसको भी आप लिख सकते हो 3 की घात 2 और फिर इसकी घात 2 बन जाएगी इक्वल टू 3 की पावर n। और ये देखो √3 की घात कितनी बनी भाई? √3। अब ये 3 बार लिखा हुआ, इसका मतलब √3 की घात कितनी है? 3। अब ध्यान दो, यहाँ पर तो √3 की घात 3 और यहाँ √3 की घात कितनी है? 5। तो ये घात 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी घात बची यहाँ पर? 2। तो ये बचा √3 की घात 2 और इंटू घात के ऊपर जब घात होती है तो दोनों घातें गुणा हो जाती है, तो 2 × 2 बन जाएगा 4 इक्वल टू 3 की पावर n। देन 3 की पावर n इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए भाई ये जो √3 का जो स्क्वायर है इसका मतलब होगा √3 × √3 और √3 को √3 से जब गुणा करेंगे तो ये आपके पास में जाएगा 3 और इंटू 3 की घात 4। तो ये पूरा हल कर दोगे 3 की घात हो जाएगी 5। अब चूंकि आधार समान है, दोनों में 3 है, इसलिए घातांक भी समान होगा, और घातांक समान होगा तो यहाँ से तो घातांक है n और यहाँ से घातांक है आपके पास में कितना? 5। इसका मतलब n इक्वल टू कितना होगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2x + 4y - 8xy - 1। आपको बताना है कि ये इनमें से कौन से के इक्वल होगा। तो देखिए भाई, दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा। हम एक बार तो इनमें से दोनों में से कॉमन बना रहे हैं, इनमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2x है। तो ये 2x को हमने कॉमन लिया और 2x जैसे कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 1। तो ये तो आपके पास में आ जाएगा 1
और फिर यहाँ से देखो -8xy था, इसमें से 2x कॉमन ले लिया, तो 8 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा -4, और x को आप कॉमन ले चुके हैं तो बचा यहाँ पर y, तो ये बना 1 - 4y। इसके अलावा इनमें से दोनों में से ये 4y - 1 है, तो इनमें से दोनों में से -1 कॉमन ले लीजिएगा। तो -1 हम लोग जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये देखो -1 है और -1 कॉमन ले लिया तो +1 बन जाएगा, और फिर ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो -4y इक्वल टू, अब इनमें से दोनों में से कॉमन आ गया 1 - 4y। अब यहाँ से बचे आपके पास में 2x और यहाँ से आपके पास है -1, तो ये इसका गुणनखंड हो गया 1 - 4y इंटू 2x - 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि 3x + 7y = 75, 5x - 5y = 25, तब x + y का मान क्या होगा। देखिए भाई 3x + 7y = 75, तो ये पहला इक्वेशन आ गया 3x + 7y = 75। अब सेकंड है 5x - 5y = 25, तो इसके दोनों पक्षों को हम 5 से डिवाइड करके लिख देते हैं एक बार। तो अब 5 से अगर भाग कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस इसमें 5 का भाग दोगे 5 कैंसिल होगा तो y, और इक्वल टू 25 में अगर 5 का भाग कर दोगे तो आपके पास में बचेगा कितना 5। अब इन दोनों इक्वेशन को हल करके हम x और y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। x और y का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक बार x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम y का गुणांक सेम कर लेंगे, और y का गुणांक यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन जो है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7x - 7y = 35, और अब इनको दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दीजिए दोनों को, तो दोनों को आप लोग जैसे ही जोड़ेंगे 7 और 3 10x हो जाएगा, ये प्लस के साथ y ये माइनस के साथ y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू इनको दोनों को जोड़ दीजिएगा 75 और 35 को, तो ये आपके पास में टोटल हो जाएगा 110, और 10 का भाग दोगे 110 में तो x का मान आपके पास में आ जाएगा 11। x का मान आ गया 11, तो यहाँ पुट कर लीजिए y का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो y इक्वल टू y हो जाएगा x - 5, तो x का मान 11 और -5, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 6। आपको वैल्यू बताना है x + y का, तो x का मान 11 है, y का मान 6 है, दोनों को आप लोग ऐड कर दोगे, जोड़ देंगे, तो 11 + 6 बन जाएगा 17। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में है कि √625 + √484 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले √625, तो 625 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 25, ठीक है भाई, ये वर्गमूल कम से कम 25 तक तो आप याद रखना है आपको। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसलिए 625 का वर्गमूल 25 है, तो 25 तक के स्क्वायर आपको याद रखने हैं। फिर है 484, तो 484 का जो वर्गमूल है ये 22 हो जाएगा, क्योंकि 22 का वर्ग 484 होता है, और 25 + 22 दोनों को आप लोग ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 47, ऑप्शन है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पावर 1/3 √0.000729 प्लस √0.008, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर 2 चिन्ह है, तो पहला चिन्ह तो रूट है, तो पहला तो आप सबसे पहले इसका रूट करोगे, तो रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 729 का रूट। देखिए आप तो सबसे पहले तो 729 का जो रूट है ये आपके पास में होता है 27, ठीक है ना, 27 का स्क्वायर होता है 729, इसका मतलब 729 का जो रूट है ये क्या हो जाएगा 27। अब यहाँ पर देखिए आपने वर्गमूल किया है, तो 2 के जोड़े अगर हम बनाए तो कितने बनेंगे 1 2 3, है ना, दशमलव से पहले कितने जोड़े बन रहे हैं 3 जोड़े बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 3 अंकों से पहले दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ 2 ही अंक है 1 2, तो तीसरा आप 0 लगा लेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये लीजिएगा, ये रूट हमने लिख दिया 0.027। इसके बाद में प्लस 8 का घनमूल देखिए, अब 8 का जो घनमूल है घात या करनी चिन्ह में 3 लिखा हुआ, करनी चिन्ह में 3 लिखने का मतलब है आपको इसका घनमूल करना है,
तो 8 का जो घनमूल है ये हम लोग जानते हैं 2 होता है, तो 8 का घनमूल हो गया कितना आपके पास में 2। और चूंकि यहाँ पर 3 अंक हैं तो एक ही जोड़ा बन रहा है, 3 3 अंकों का घनमूल जब करेंगे तो 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, तो एक ही जोड़ा आपके पास में बना। इसका मतलब एक अंक से पहले आपको दशमलव लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, एक अंक से पहले लगा दिए, 2 से पहले। अब 27 का घनमूल हम लोग जानते हैं 3 होता है। अब चूंकि यहाँ पर भी 3 अंकों का एक ही जोड़ा, इसका मतलब 0.3 हो जाएगा ये, और प्लस 0.2, और 0.3 और 0.2 दोनों को अगर आप लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो देख, आपको ब्याज की दर यहाँ पर बतानी है कि किस दर से कोई भी धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, देखो दर आपको ज्ञात करना है यहाँ पर, और दर जो है ये हम लोग जानते हैं, दर के लिए फॉर्मूला होता है 100 इंटू ब्याज और बटा मूलधन इंटू समय। इसमें बस वैल्यू पुट करके वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। तो देखो, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन आपको दिया हुआ नहीं है कितना है, तो मान लिया सपोज 100 रुपये है, तो 100 इंटू, अब देखो आपने मूलधन कितना लिया 100 रुपये, मूलधन 100 रुपये लिया तो 8 वर्ष में कितना हो गया दोगुना, यानी कितना हो जाएगा 200 रुपये। 100 रुपये थे वो 200 रुपये हो गए, इसका मतलब ब्याज कितना बना 100 रुपये का। तो 100 इंटू ब्याज आपके पास में बन गया 100 रुपये, और बटा मूलधन आपने कितना लिया था 100, और इंटू समय कितना है 8 वर्ष, तो 8 लिख दीजिएगा। यहाँ 100 से 100 कैंसिल होगा तो बचा 100 बटा 8, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 बटा 2 यानी कि 12.5%। तो ये आ गई आपके पास में दर 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसको हटा दूं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन 17, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए 6:7 है तथा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 है, तब c का वैल्यू आपको यहाँ से बताना है, c का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए देखो सिंपली आपको करना क्या है कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का अनुपात अगर 6 7 8 है तो इनका मान क्या होगा, इसको आप किसी भी एक अक्षर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे सपोज मैं इसको k से मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी का मान हो जाएगा 6k, b प्लस सी का जो मान होगा ये 7k हो जाएगा, और c प्लस ए का जो मान होगा ये आपके पास में हो जाएगा 8k। और इनको तीनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, c प्लस ए, तीनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, b प्लस बी 2b बन जाएगा, और c प्लस सी 2c बनेगा। यानी कि तीनों को आप लोग जैसे ही जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बनता है, और 2 को आप लोग कॉमन ले लेंगे तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इधर से जोड़ लीजिएगा 6 7 13 और 8 21, और k से मल्टीप्लाई किया था ना इनको सबको, इसका मतलब ये बन गया 21k। तो a प्लस बी प्लस सी ये आपके पास में हो जाएगा 21/2k, जबकि a प्लस बी प्लस सी का मान अपने को कितना दिया हुआ था 14, इसका मतलब ये 21/2k ये किसके बराबर होगा 14 के। तो यहाँ से k का वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा, तो k का मान क्या हो जाएगा भाई, k इक्वल टू इस 21/2 को यहाँ से हटाओगे, उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा तो 14, और ये इधर आएगा तो उल्टा होने पर 2/21 बनेगा भाई। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 2, और ये कैंसिल हो गया 3, तो k का जो मान है ये आपके पास में आ गया 4/3। ठीक है, तो k का मान आपके पास 4/3 आ गया। अब हमें बताना है यहाँ पर c का मान, तो अब c का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो भाई a प्लस बी प्लस सी अपने को दिया हुआ है, तो ये है a प्लस बी प्लस सी, इसमें से अगर हम a प्लस बी घटा देंगे तो c बचेगा ना, a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम a प्लस बी घटा देंगे तो अपने पास में क्या बचेगा c। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो a प्लस बी प्लस सी, इसका मान आपको पता है कितना है 14, तो इसका मान लिख दिया 14, और माइनस a प्लस बी, तो a प्लस बी का जो मान है वो कितना है यहाँ पर 6k, तो 6 और k का जो मान है 4/3, तो ये 4/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आ गया 14, माइनस 4 दूनी 8, और 14 माइनस 8 कितना बनेगा 6, तो ये आपके पास में राइट आंसर हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया।
12 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग क्या होगा। तो देखिए भाई किस प्रकार से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले तो आपको दे दिया है नीना और मीना ने 30,000 रुपये और 45,000 रुपये के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। तो दोनों का अनुपात देख लीजिए आप लोग एक बार। तो यहाँ नीना ने 30,000 रुपये लगाए और मीना ने 45,000। अनुपात बनाओगे ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 30 और 45 दोनों 15 से कैंसिल हो जाएंगे। तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो ये अनुपात आ गया दोनों का, ठीक है, नीना और मीना का। अब लाभ में से आपको हिस्सा निकालना है किसका, मीना का। तो मीना का भाग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मीना का अनुपात लिखो। तो देखो ये पहला तो था नीना का और ये किसका है, मीना का। तो मीना का हिस्सा निकाल रहे हो तो मीना का अनुपात देखो कितना है, 3। अनुपातों का योग कर दीजिए तो 3 और 2 5 और बटा कुल अनुपात देख लीजिए, कुल लाभ देख लीजिए कितना है, 1,50,000। तो इंटू 1,50,000 ये 5 से कैंसिल हो जाएगा या 30,000 आ जाएगा। और 30,000 को आप लोग जैसे ही 3 से गुणा करोगे तो मीना का जो लाभ में हिस्सा है वो आपको मिल जाएगा, जो कि कितना आ गया है, 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है 90,000, इसका मतलब डी, इनमें से कोई नहीं।